हिमानी का कमरा नरम हल्की रोशनी से भरपूर था। सोफे पर 2 कप चाय रखे थे जिससे हल्की हल्की भाप उठ रही थी। हिमानी की कजन माला आई थी। वह थोड़ी हिमानी से दूर इलाके में रहती थी जहाँ हिमानी की सहेली पायल रहती थी। हिमानी के सहेली पायल की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब दोनों कजनें हिमानी और माला एक दूसरे के पास बैठकर बातों में मगन थी। जब माला ने हल्की सी सांस भरकर अपनी उलझन जुबान पर लाई, यार हिमानी, शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है और मेरी जान निकली जा रही है। ये सोच सोच कर कि मेरी शादी की पहली रात को क्या होगा, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी, कोई टिप दे दो ना। सुना है बड़ी तकलीफ होती है। मेरी सोच सोच कर जान निकली जा रही है। उस दिन मम्मी भी बातों बातों में बोल रही थी, एक लड़की को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। भाई मैं दर्द वगैरह बर्दाश्त नहीं करूंगी, कह देती हूँ। हिमानी जोर से हंसी, जैसे उसकी बेचैनी एक मासूम सी उलझन हो। वह बोली, मैं तुम्हें क्या टिप दूँ, ना मेरी शादी हुई है ना मंगनी, मुझे क्या पता इन बातों का। हाँ, तुम्हें मेरी मम्मी अच्छी टिप दे देंगी। जाकर एक बार उनसे पूछो तो वह अच्छी तरह बताएंगी शादी के रात लड़की को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माला ने आंखें निकालकर उसे घूरा, फिर शरारत से बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहती हो शादी से पहले ही मेरे हाथ पांव टूट जाए और मैं घर पर बैठ जाऊं, है ना। हिमानी खिलखिलाकर हंसती। वैसे मैडम, ये जो आपने बात कही है ना, आपकी शादी हुई है ना मंगनी, इन सब से तुम बिल्कुल अलग हो। मैंने महसूस किया है तुम किसी से मोहब्बत तो करती हो ना। कम से कम उसी बारे में ही कुछ बता दो कि मैं अपने पति से कैसे मोहब्बत करूं, किस तरह अपने ख्यालों से इस डर को निकालूं। हिमानी का चेहरा एक पल को बिल्कुल डर में हुआ। हंसी आते आते चेहरे से सिमट गई। नजरें चुराकर बोली, क्या मतलब, मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। उसका शब्द साफ लड़खड़ा गया था। नज़र सामने रखे चाय के मग पर जमा चुकी थी। चेहरे पर एक चोर सा रंग बिखरा हुआ था। माला ने अपनी कोहनी उसके कंधे पर टिकाई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे रहने दो, सब पता है मुझे कैसे तुम मेरी सहेली के भाई को पसंद करती हो। बस उसकी मम्मी से डरती हो। डरो मत, मैं खुद बात करूंगी तुम्हारे लिए। ये बताओ, वो मेरी बात मान जाएंगे। और कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लव भैया भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। क्या पता मामला ही बन जाए। वैसे आंटी से मैंने तुम्हारे बारे में बात की, कितना अच्छा होगा, तुम मेरी सहेली की भाभी बन जाओगी। वह जानबूझकर उसे छेड़ रही थी जबकि वह अब लाल पड़ चुकी थी। हिमानी ने धीरे से सर हिलाया। एक उदास सी मुस्कुराहट होठों पर उभरी, जैसे कोई दिल की इच्छा उसके दिल में चुपचाप सांस ले रही हो। ये सब सपने जैसी बातें हैं माला, मुझे नहीं लगता कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल पाएगी। हमारी सहेली का भाई तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लिए बस एक आम सी लड़की हूँ, बल्कि उससे भी गई गुजरी। उसकी आवाज़ में थोड़ी उदासपन दिखाई दिया था, आंखों में चमक जो हमेशा मौजूद होती थी, जो कुछ मध्यम सी हो गई। माला कुछ पल चुप रही। शायद वह हिमानी की उस खामोश इच्छा को समझ रही थी या फिर अपनी शादी के डर को थोड़ी देर के लिए भूल चुकी थी। फिर अचानक बोली, अच्छा अब छोड़ दो इन बातों को, मुझे ये बताओ मैं क्या करूं। दिल अजीब सा घबरा रहा है यार। ये लड़के बहुत तेज होते हैं, उन्हें शादी की रात का सब पता होता है, बल्कि उससे आगे का भी सब मालूम होता है। एक हम ही होती हैं जो बेवकूफ़ी में रह जाती हैं। मेरी कोई मैच्योर दोस्त होती तो मुझे सब बता देती। अब पता नहीं क्या होगा। डर के मारे मेरी जान निकल रही है। हिमानी ने अपनी चाय उठाई, एक घूंट लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, बस तुम चुप रहना, जो कुछ करना होगा मयूर जीजू खुद कर लेंगे। तुम चुपचाप से बैठ जाना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ज़्यादा सोचो मत। मोहब्बत निछावर करना वैसे भी लड़कों का ही काम होता है। अगर इस काम में भी हम आनाकानी करें तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। शादी की पहली रात तुम्हारे दूल्हे के नाम। माला हंसी थी, पहले हल्की सी, फिर जोर जोर से हंसने लगी। क्या मतलब, मैं बस पत्थर की मूरत बनकर बैठ जाऊंगी। तुम्हारी भी बातें निराली है। अब इंसान हूँ, रिस्पॉन्स तो करूंगी ना। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना। वह दहकते गालों के साथ बोली थी। हिमानी भी हंसने लगी। दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगी, जैसे पल भर को सब डर और उलझने थोड़ी देर के लिए पीछे रह गई हो और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। अगर वे मासूम जानती ही नहीं थी, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा और हंसकर बात कर लेना सच्चाई नहीं होती। रात की स्याही चारों तरफ फैल चुकी थी। कमरे की खिड़की से हल्की सी चांदनी अंदर नजर आ रही थी। रोशनी इतनी धीमी थी, सिर्फ बिस्तर के पास रखे लैंप की लौ काफ़ी महसूस हो रही थी। हिमानी अपने बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। एक किताब उसके हाथ में खुला हुआ था। वो पूरे ध्यान से उसे पढ़ रही थी। पूरा घर बिल्कुल खामोशी की लपेट में था। सिर्फ दीवारों पर लगी घड़ी टिक टिक की आवाज़ सुना रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। हिमानी ने चौंक कर नजरें उठाई। अगले ही पल दरवाज़ा खोलकर आरती देवी कमरे में दाखिल हुई थी। उनके चेहरे पर मामूली से ज़्यादा गंभीरता थी।
हिमानी जल्दी सीधी होकर बैठ गई। किताब अभी भी उसके हाथ में खुला था। वह कुछ बोलती इससे पहले कि आरती देवी थोड़ी गुस्से में बोली, हिमानी रात के 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक लेट कर ये किताब पढ़ रही हो? ये कोई वक्त है? मैं समझी तुम सो चुकी होगी। तुम्हारे पापा को भी मैं यही बोल कर आई थी कि मेरी बच्ची 10 बजे ही सो जाती है, लेकिन यहाँ बच्ची कहानियों की किताबें पढ़ने में मगन है। वह आंखें दिखाते हुए बोली। उनके खराब मूड से मालूम हो रहा था कोई बात जरूर हुआ है। हिमानी ने जल्दी किताब एक तरफ रखी और नरम अंदाज में बोली, क्या हुआ मम्मी? आप क्यों पापा बन रही हैं? नींद नहीं आ रही थी तो पढ़ लिया था, अब बताइए आपको कुछ चाहिए क्या? वह जल्दी सीधी हुई थी। मम्मी की डांट से शुरू से ही उसे बहुत डर लगता था। बेशक वह लाडली थी, लेकिन कुछ हद तक ही थी। जो आरती देवी ने अपने घर में रूल रखा था, जिसकी पाबंदी उसके पति और बेटी दोनों पर लागू थी। आरती देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलते हुए बेड के किनारे पर बैठ गई। उनकी नज़रें हिमानी पर टिकी हुई थी, जैसे कुछ कहना हो मगर सब ढूंढ रही हो। मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है बात करने के लिए, लेकिन देखो मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही मेरा दिल है। उनके चेहरे की लकीरें कुछ गुस्सैली हो गई थी, जैसे अंदर कोई बात चुभ रही हो। हिमानी ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ मम्मी? आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? पापा ठीक है? क्या बात है, बोलिए ना। कमरे में कुछ पल बिल्कुल चुप्पी छाई रही। सिर्फ लैंप की लो में उन दोनों के साए हल्के हल्के हिल रहे थे। आरती देवी बोली, तुम्हारी चाची की पड़ोसन माला की सहेली की मम्मी लव का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई है। उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की है तुम्हारे पापा से, और अभी तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी आंटी का व्यवहार कैसा है। तुम्हारी चाची मुझे बता रही थी, उनके रिश्तेदारों से उनकी कभी नहीं बनती। वे अपनी नंदों को कुछ नहीं समझती। एक नंद तो उनकी मेरी सहेली है और वे थोड़ी लालची टाइप की है। पति उनका कुछ काम नहीं करता। बेटा के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ महीने पहले ही उनकी बेटी की मृत्यु हुई है। वह थोड़ी झगड़ालू टाइप की औरत है। उस घर में उसी की चलती है। मुझे पता है उनके बारे में। उनकी नंद बता रही थी, एक बार उन्होंने अपनी नंद से बहुत झगड़ा किया था। बेचारी को पानी तक नहीं पूछा। खूब बातें की थी। मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अगर तुम्हारी शादी उस परिवार में की तो वह तुम्हारा खून निचोड़ देगी। ये सोचकर ही मेरी जान सूख रही है, और तुम्हारे पापा के असर से साफ झलक रहा है। मुझे तो लगता है तेरे पापा इस बात को स्वीकार कर लेंगे। यही चीज मेरा सुकून खराब कर चुके हैं। हिमानी के चेहरे पर जैसे एक झमका सा हुआ था। वह एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गई थी। अंदर कुछ ऐसा हलचल मच गया था। शब्द उसके लबों पर आने से पहले ही दिल में शोर मचाने लगे थे। सच में इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, जैसे वे दिल ही दिल में बेआवाज प्रार्थना कर रही हो। मोहब्बत इतनी आसानी से भी मिल सकती है। वह दंग रह गई थी और फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देखने लगी थी। न जाने वो क्या कुछ बोल रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो बस एक बात समझ आया था कि आंटी ने लव की बात की है, यानी उसकी मोहब्बत की बात की है। मतलब उसकी मोहब्बत की बात हुई है। ये शब्द ही उसे हवाओं में उड़ा रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत नॉर्मल शब्दों में बोली, मम्मी आंटी से क्या लेना देना, हमें तो लव को देखना चाहिए। वह तो बहुत अच्छा लड़का है, वो मिलनसार है और बहुत हैंडसम भी है। माला उसको बहुत अच्छे से जानती भी है। उनके परिवार की परवाह मत करो, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। मुझे लव में तो कोई बुराई नज़र नहीं आती। आरती देवी ने एक पल के लिए हिमानी को बड़ी गौर से देखा, जैसे किसी अनदेखी जज्बों को पढ़ना चाहती हूँ। फिर बोली, तुम पसंद करती हो उसे? उनका शब्द पल भर के लिए थोड़ा सा लड़खड़ाया था। आंखों में डर हिचकोले मार रहे थे। हिमानी ने जल्दी नजरें चुरा ली, सर को नामे हिलाया और धीरे से बोली, नहीं मैं पसंद नहीं करती। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, आपको और पापा को जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मैं आपकी खुशियों में खुश हूँ और जल्दी ही बात संभाल ली थी। हाल डर से उसकी हथेली भीग चुकी थी। आरती देवी कुछ पल चुप से उसकी तरफ देखती रही। अच्छा ठीक है, फिर खड़ी हो गई। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली और बोली, अब सोने की कोशिश करो, बहुत रात हो रही है। अब मैं तुम्हारे कमरे की लाइट जली हुई ना देखूं। कुछ जिंदगी के रूल होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, समझी? ये कहते ही वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा बंद होते ही हिमानी के चेहरे पर एक ऐसी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे किसी छुपी हुई खुशी ने दिल के अंदर चिराग जला दिया हो। अपने तकिए पर सर रखकर धीरे से मुस्कुराई और दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। जो शब्द उसने जुबान से नहीं कहे, सिर्फ दिल की धड़कनों से कहे थे, वो बेहद खुश थी। आखिरकार बचपन की मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। उसे मालूम था अगर पापा ने अभी कुछ नहीं कहा तो शायद बाद में मान जाए। उसे तो सिर्फ अभी खुशियां मनानी थी। बात से बेखबर थी कि खुशियां इतनी आसानी से कभी अपनी किस्मत में शामिल नहीं होती। जोड़े आसमान पर बनते हैं, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते।
सिवाय चुप रहने के, और यही चुप रहना उसके सुकून को खराब करने वाली थी। आज हवाओं में बहुत अलग तरह का शुरूर था। दमकते धूप की रोशनी पूरे हॉल को एक अलग ही असर दे रही थी। बरखा देवी सोफे पर आराम से बड़े सुकून भरे अंदाज में बैठी थी। इधर माला अपने आंगन में सामने सोफे पर कुछ झुकी हुई सी बैठी कुछ बात कर रही थी। शायद अपनी मम्मी से बात कर रही थी। उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। आवाज़ धीमी थी। इधर लव के घर में अचानक आंगन के बाहर दरवाजे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और लव अंदर दाखिल हुआ। चेहरा तपा हुआ था, आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था उसके। बरखा देवी अपनी बड़ी बेटी के साथ बैठे कुछ बातें कर रही थी। दोनों ने एक साथ नज़र उठाकर देखा। आप किसके परमिशन से मेरा रिश्ता आंटी के घर लेकर गई थी? ना ही कोई नमस्ते, ना ही कोई दूसरी बात। सीधा वो भड़क उठा था। लव अपने कदम रोके 2 कदम आगे बढ़ते बोला। आवाज़ बहुत तेज़ थी मगर बड़े काबू में थी। मैंने आपसे कब कहा था मुझे माला से शादी करनी है? बेशक वो खूबसूरत है, पढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है आप किसी से भी मेरा रिश्ता जोड़ देंगी। ये मेरी ज़िंदगी है मम्मी, आप उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं आपको किसी कीमत पर भी उस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगा। आगे जाकर बहुत समस्याएं होती हैं। अगर पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे ना हुए तो आने वाली नस्ल भी बर्बाद हो जाती है। बरखा देवी धीरे से खड़ी हुई। उनका चेहरा बिल्कुल सुन्न था, लेकिन नज़रों में एक माँ वाली फीलिंग मौजूद थी। तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर है, लेकिन ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है, वे हक से बोली थी। लव गुस्से से मुस्कुराया था। पैदा करके एहसान जताएंगी आप? क्या हो गया है आपको? बात क्यों नहीं समझ रही आप? वह लड़की मेरे काबिल नहीं। मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ जिसे ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीनी होती है, और वह एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़िंदगी को उसके माँ बाप ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। इस बार वह बोला नहीं, बड़ी ज़ोर से चिल्लाया था। इधर माला का घर बिल्कुल उनके सामने था। उसकी आवाज़ माला बहुत अच्छी तरह से सुन चुकी थी। माहौल की गंभीरता को कम करने के लिए जल्दी उनके घर में आ पहुंची। बोली, लव भैया बैठिए, क्या हो गया आपको? इस तरह गुस्सा करना एक बेवकूफ़ी की बात है। आप बैठकर तसल्ली से बात कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप उसकी बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को सोचोगे वह लड़की भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आप उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहते। बरखा देवी ने लव का हाथ थामा और उसे नरमी से सोफे पर बिठाया। बैठ जाओ, थोड़ा दिमाग से बात करो। जज्बात में बहक कर कुछ भी कह देना ठीक नहीं। बेवजह तुम गुस्सा करके अपना खून भी जला रहे हो और मेरी ज़िंदगी भी खराब कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कभी भी कोई काम बिना फ़ायदे के नहीं करती। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे लिए तुम्हारे जज्बात हमेशा से क्या मायने रखते हैं। लव बेदिली से बैठ गया, मगर चेहरे पर अभी भी नाराज़गी थी। उसे मालूम था उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अभी ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो रही है जिसमें आत्मविश्वास नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। बरखा देवी ने अपना अंदाज़ा थोड़ा नरम रखते हुए माला की तरफ देखा, फिर लव की तरफ मुंह करके बोली, माला बता रही थी कि वह तुम्हें बहुत पसंद करती है, बल्कि बहुत ज़्यादा तुमसे मोहब्बत भी करती है। और तुम खुद सोचो, हिमानी के पापा का कितना बड़ा कारोबार फैला हुआ है, कितनी दुकानें हैं जिसका किराया आता है, इतना बड़ा घर है। अगर समधन समधी ना रहे तो वह सब किसका होगा? वह तुम्हारा ही होगा ना। और जहाँ तक मुझे मालूम है उसमें कई चीज़ें हिमानी के नाम पर ही हैं। लव चुप से सब कुछ सुनता रहा। वह बातें जो उसने सोची ही नहीं वह सब उसके सामने रखते जा रही थी। बरखा देवी की बात चालू थी, और थोड़ा दिमाग से सोचो लव, ये जज्बात का नहीं भविष्य का सवाल है। तुम एक अच्छा कारोबार कर सकते हो, समधी तुम्हें एक मजबूत कारोबार सेट करवा कर दे सकते हैं। और अगर उन्होंने कारोबार सेट भी नहीं करवाया, वह सारी दुकानें तो तुम्हारी होगी। बैठ कर खाओगे एक मालिक की तरह, सिर्फ कैश लेने जाया करोगे। सोच समझकर फैसला कर लिया करो। लव ने एक गहरी सांस भरी, नज़रें नीचे कर ली, फिर कुछ पलों के बाद बोला, लेकिन मम्मी वो मुझे पसंद नहीं है। बहुत अजीब सी है, बिल्कुल सादा और घरेलू लड़की है। वह अपनी बात की अहमियत को खुद ही कम करते हुए बोला, खैर आपने जो कहना था कह दिया, मानना भी शायद मजबूरी है। आपको जो अच्छा समझ आए वही कीजिए। आपकी बातें सच में ठीक है। बिजनेस की तो मुझे भी वैसे ज़रूरत है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो हम आगे ज़िंदगी कैसे बिताएंगे? पापा ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। ये कहते वह उठ खड़ा हुआ था। आंखों में उलझन अभी भी मौजूद थी, लेकिन सब थोड़ा ठंडा पड़ गया था। वो बगैर कुछ कहे आंगन से बाहर निकल गया था। उसको बात समझ आ चुकी थी। उसके जाते ही बरखा देवी और माला के नज़रों का आमना सामना हुआ। दोनों के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे कोई रुका हुआ काम बना हो और वक्त आने के हक में झुक रहा हो। चमचमाती मर्सिडीज शहर की जगमगाती सड़कों पर धीमी रफ्तार से आ रही थी।
बाहर की दुनिया, लाइट, शो, बोर्ड और चलती गाड़ियों से आवाज़ थी, लेकिन गाड़ी के अंदर पूरी चुप्पी का राज था। पीछे की सीट पर सागर बिल्कुल चुप से बैठा हुआ था, गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था। उसकी नज़रें शीशे से बाहर की तरफ थी, जैसे मंजर नहीं बल्कि कुछ सोच रहा हो। वह पूरा ब्लैक थ्री सूट में था, कॉलर से हल्का सा नीलाहट झलक रही थी, बाल तरीके से सेट हुए थे, आंखों में गहरी गंभीरता थी। 30 साल के सागर के चेहरे पर एक ऐसा रोब था जो किसी बिजनेसमैन के चेहरे पर होती है। कुछ पल बाद अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। चौंका नहीं, बस एक नज़र स्क्रीन पर डाली जहां कुंदन शर्मा का नाम लिखा आ रहा था। अगले ही पल उसने कॉल रिसीव कर ली और मोबाइल कान से लगा लिया। अगर इस जगह कोई और आदमी होता, कभी भी फ़ोन रिसीव न करता। ये उसके काम का वक्त और इस वक्त वह किसी भी तरह की आनाकानी नहीं चाहता था। दूसरी तरफ से कुंदन शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, थोड़ी घबराई मगर पूरी एक्शन में। आप कहाँ हो? ऊपर से ऑर्डर आई है कि आप फिलहाल घर पर रहेंगे। आपकी जान को खतरा है, लेकिन मुझे खबर मिली है आप कहीं जा रहे हैं। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। अगर आप इसी तरह लापरवाही दिखाएंगे, माफ़ी चाहते हैं, आपके साथ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। सागर ने गर्दन थोड़ी सी दाएं मोड़ी और चुप से एक गहरी सांस लेकर बोला, ये मेरी समस्या है कुंदन शर्मा। मैं अपनी सुरक्षा खुद करना जानता हूँ। सिर्फ तुम इतना बताओ, मिशन क्या है? कुंदन शर्मा की आवाज़ फिक्रमंदी में दिखाई दे रही थी। सर, मिशन होते रहेंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम ऊपर क्या जवाब देंगे? आप जानते हैं इस इलाके में आपकी क्या हैसियत है। जो अपने दिमाग में लेकर आप काम करते हैं, यहाँ किसी के पास वैसा दिमाग नहीं। आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? सागर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में जुनून बाकी थी। मुझे मेरा बिजनेस भी देखना होता है कुंदन साहब, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, मेरी गाड़ी का गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिक्योरिटी मेरी जगह है। तुम भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो और हालात संभाल लो। फालतू के धमकियों और बातों से थोड़ा दूर रहा करो। मुझे ये अंदाज़ा सख्त पसंद है। और कुंदन की आवाज़ अब थोड़ी गंभीरता और सख्त हो गई थी। सर, ये कोई आम मिशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं हम कामयाब हो, आपकी सुरक्षा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ हो गया, ये मिशन, ये टीम, ये सब कुछ बिखर जाएगी। आप जानते हैं एक लीड की अहमियत क्या होती है। आप हमारे लिए सिर्फ एक अफसर नहीं, एक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। सागर ने थोड़ी सी बात की और बात खत्म करते हुए फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर अब कोई असर नहीं था। वह पूरा गंभीरता से अपने काम और अपने ड्राइविंग में बिजी हो गया। वह वापस आ चुका था। गाड़ी के अंदर फिर वही चुप्पी छाई हुई थी, मगर अब वह पहले से ज़्यादा बोझल थी। सामने का आईना उसकी आंखों का साया दिखा रहा था। उसने सर झटका था और नज़रें वापस बाहर के मंजर पर मोड़ लिया था। इस इलाके को ज्वाइन करके वो वापस आने लगा था, जिसने धीरे धीरे उसकी आज़ादी उससे छीन ली थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दे से छन कर खाने की मेज पर पड़ रही थी। किचन से ताज़ा पराठे और सरसों की साग की खुशबू आ रही थी। टेबल पर चाय की केतली रखी थी, बर्तन तरीके से रखे गए थे, हर चीज़ मामूली के हिसाब से थी, सिवा हवा में छाई गंभीरता। इधर हिमानी कॉलेज के लिए निकल रही थी। बाल खुले थे, चेहरे पर नमी और ताजगी लिए नाश्ते की मेज पर पहुंची थी कि उसने अपने पिता राम गोपाल साहब को फ़ोन पर गुस्से से बात करते सुना और अगले पल वो बेचैन सी हो गई थी। राम गोपाल कुर्सी पर बैठे फ़ोन कान से लगाए बोल रहे थे। आवाज़ दबंग और सख्त था। अगर मैं रिश्ते से मना कर रहा हूँ बरखा देवी, तो इसमें क्या बुराई है? वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे घर में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा परिवार भी अच्छा है, लेकिन रिश्तेदारी करके मैं तुमसे अपना दोस्ती वाला रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता। बहन जी, ये रिश्ता ना हो तो ज़्यादा ठीक होगा। ये शब्द जैसे हिमानी के सीने में भाला बनकर उतरा था। वह रुक गई थी, कदमों की आवाज़ दब गई थी, चेहरे पर परेशानी फैल गई थी, नज़रें बाप पर जम गई थी जो उसके सबसे बड़े रक्षक थे। वे आज उसकी उम्मीद के महल को गिरा रहे थे। राम गोपाल अभी बोल ही रहे थे, अच्छा ठीक है, अब फ़ोन रखूं, बाकी बातें आमने सामने कर लेंगे, मगर दिमाग में बैठा लो, ये रिश्ता जोड़कर अपनी दोस्ती वाला रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता। ये कहते ही उन्होंने फ़ोन मेज पर रख दिया। हिमानी की सांस जैसे अटक गई हूँ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ पल वहीं बिल्कुल सुन खड़ी रह गई, जैसे जमीन ने पांव पकड़ ली हो। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ था इस बात को तय हुए, जिसमें उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई थी। वह रिश्ता जिसे वह दिल से चाहती थी, कैसे एक पल में बाप की एक कॉल ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था। राम गोपाल ने उस पर एक नज़र डाली, जैसे उसकी मौजूदगी को अभी अभी महसूस किया हो। बेटा बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हिमानी ने नजरें चुरा ली। बेदिली से नाश्ता करने लगी। उसे अपनी हालत जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं थी। वह धीरे से बोली, जी पापा, और चुप से आकर कुर्सी पर बैठ गई। मरे मरे हाथों से निवाला तोड़कर आधा निवाला खाया,
सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी बेरंग सा लग रहा था। उसके कानों में अभी अपने पिता के शब्द गूंज रहे थे, वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी। नाश्ता वैसा ही जैसे रखा हुआ था, मगर आज उसका स्वाद खत्म हो चुका था, जैसे मेज पर खाने के बजाय सपनों का महल बिखर गया हो। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर था, गर्मी मामूली से कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। सड़कें बेहद सुनसान थी, कहीं कहीं गाड़ियों की हल्की फुल्की रफ्तार आ जा रही थी। हिमानी कॉलेज से वापसी पर अपनी ही धुन में चलती जा रही थी। उसके कदम सुस्त थे, चेहरे की रंगत फीकी थी, आंखों के सामने हल्के साए दिखाई दे रहे थे। कपड़ों से पसीना थोड़ा गीला हो चुका था, कंधे पर बैग रखा हुआ था, लेकिन वह जैसे अपने आसपास से बिल्कुल बेखबर थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, पापा का वो शब्द जो सुबह नाश्ते की मेज पर सुन लिया था। हर कदम उसके साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उसी पल अचानक एक अनजानी सी आहट ने उसका ध्यान बटाया। कोई अनजान आदमी, किसी की नज़र उस पर महसूस हुई। उसने बेकाबू होकर गर्दन मोड़ा। सामने एक बड़ा चमचमाता हुआ ब्लैक कलर की बुलेट मोटरसाइकिल रेस्टोरेंट के पास खड़ा था। गाड़ी के साथ ही एक हैंडसम सा आदमी मोबाइल पर बात कर रहा था। 3 पीस सूट में, आंखों पर सनग्लासेस, चेहरा पूरा भरोसा और मंजर कुछ पल को जैसे रुक सा गया था। लेकिन फिर अचानक हिमानी की नज़र सड़क के उस पार गई। एक आदमी संभलते कदमों के साथ बंदूक हाथ में थामे उस हैंडसम से आदमी के तरफ निशाना लगा चुका था। हिमानी का दिल जैसे हलक में आ गया हो। वो पल भर को बिल्कुल सुन्न हो गई, फिर आंखें फाड़ कर उस मंजर को समझने की कोशिश की। बगैर कुछ समझे जोर से उसने बैग नीचे फेंका और तेजी से उस हैंडसम आदमी की तरफ दौड़ लगा दी। कोई चिल्ला रहा था, सागर नीचे, लेकिन इससे पहले कि हिमानी पूरी ताकत से सागर को धक्का दे चुकी थी। दोनों जमीन पर गिर चुके थे। अगले ही पल हवा में गोलियों की आवाज़ गूंजी। 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 गोलियां। कुछ पल जैसे रुक सा गया हो। हिमानी जमीन पर थी और उसके ऊपर वे आदमी सागर। फिर एकदम से होश में आया, उसे देख रहा था। नज़रों में एक पसंद की चाह जागी थी। एक पल बाद कुछ वक्त का एहसास करते हुए धीरे से बोला, मैडम आंखें खोलो, आप ठीक हैं? हिमानी ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक अनजान हैंडसम आदमी का चेहरा देखा था, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। वह जल्दी से उठ गई। उसने अपने कपड़े झाड़े और फिर हाथ बढ़ाए बगैर बस नज़रें झुकाकर पीछे हट गया था। हिमानी को थोड़ा शर्मिंदगी ने घेर लिया था। संभल कर खड़ी हुई थी। अभी वह कुछ बोलती, सागर ने धीरे से कहा, मैं सागर हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई। ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। हिमानी थोड़ा सा गंभीर हुई और फिर नॉर्मल होकर बोली, अगर इतने बड़े वीआईपी हैं तो कम से कम अपने कार्ड को बताकर रखा करो, आपकी वजह से कोई और भी निशाने पर आ सकता है। इस तरह खुलेआम आपको नहीं घूमना चाहिए। ये कहकर वह तेजी से अपने बैग की तरफ बढ़ी थी। उसे उठाया और पलटकर देखे बिना चल पड़ी। वह पहली ऐसी लड़की थी जिसे सागर को अपने कब्जे में कर लिया था। पीछे सागर चुप खड़ा रह गया था, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ चुकी थी। एक हैरानी, एक प्यार और कहीं गहराई, एक उदासी। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने झुककर उसे सल्यूट नहीं किया था, ना इस तरह नजरें झुकाई, बस सिर्फ सच बोली। और सागर को पहली बार कोई अच्छी लगी थी। इधर बरखा देवी का घर आंगन इस वक्त बेहद गुस्से में डूबा हुआ था। दोपहर की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन अंदर के माहौल पर जैसे साए लहरा रहे थे। इधर माला सोफे पर परेशान बैठी थी। बरखा देवी सामने खड़े होकर गुस्से में आग बगुला हो रही थी। तुमने कहा था वह लब को पसंद करती है, तुमने कहा था वहाँ से कभी मना नहीं हो सकेगा। उनका सब थोड़ा तीखा था और चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। फिर ये क्या तमाशा है? तुम्हारी बात गलत साबित हुई है। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला था। माला अब थोड़ी घबरा सी गई थी। मोबाइल उठाया और जल्दी से हिमानी का नंबर डायल किया। आंटी, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे एक बार बात तो कर लेने दो। बरखा देवी ने हाथ नचाते हुए सोफे पर बैठते गहरी सांस ली। बस अब कुछ मत कहो, जो होना था सो हो गया है। दूसरी तरफ कॉल रिसीव हो चुकी थी। हिमानी की मध्यम सी आवाज़ उभर कर आई थी। हेलो, माला जल्दी से बोली, कहाँ थी तुम? सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, तुम तो जैसे गायब हो गई हो। हिमानी का शब्द बुझा हुआ था। घर पर ही थी, अभी कॉलेज से आई हूँ, बोलो क्या हुआ? माला एक पल की देरी किए बिना फिर तनाव भरे शब्दों में बोली, ज़्यादा भोली मत बनो। सब मालूम है मुझे, तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते से मना कर दिया है और मैं मान ही नहीं सकती तुम्हें इस बात का पता ना हो। हिमानी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बड़ों के फैसले हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। माला का सब तेज हुआ, मगर तुम लब को पसंद करती हो ना? फ़ोन के लाइन पर कुछ पल को बिल्कुल चुप्पी छा गई थी।
फिर हिमानी बहुत नरमी और ठहराव से बोली, हाँ पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारे सहेली के भाई से ज़्यादा मुझ पर मेरे माँ बाप का भी तो हक है। अगर मैं तुम्हारे सहेली के भाई को पसंद करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप का कहना न मानूं। उन्होंने जो फैसला किया है उसमें ज़रूर कोई अच्छाई देखी होगी, इसलिए मैं बिल्कुल चुप हूँ। माला कुछ कहने वाली थी कि हिमानी बात को समेटते हुए बोली, खैर मेरे घर आओगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल मुझे कॉलेज के लिए असाइनमेंट पूरा करना है, बाद में बात करती हूँ। ये कहते ही फ़ोन बंद हो गया था। माला बेहद उलझी हुई बैठी हुई थी। बरखा देवी ने बड़ी गुस्से भरे शब्दों में बोली, देख लिया तुम्हारी दोस्ती का नतीजा। उस लड़की ने तो तुम्हें कुछ समझा ही नहीं, और मैं पता नहीं क्या सोचकर उसके दरवाजे पर अपनी जुबान लेकर चली गई थी। ये कहकर वह सख्त भारी कदमों से उठी और गुस्से से अपने घर के तरफ बढ़ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लिया हो, जिसका दुख सबसे कहना बड़ा मुश्किल हो। आंगन की हवा में जैसे और भी भारीपन हो गया था। माला चुपचाप बैठी रही। बरखा देवी का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। सागर का दफ्तर पूरी चुप्पी में डूबा हुआ था। कमरे की खिड़कियां बंद थी। एयर कंडीशन की हल्की आवाज़ पर मध्यम सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सामने की मेज पर कुछ फाइलें बड़ी सजाकर रखी हुई थी। एक तरफ लैपटॉप बंद हालत में पड़ा था और वह खुद अपनी घनी भौं के नीचे गहरी नज़र किसी ख्याल में डूबे कुर्सी की पीठ से टेक लगाए बैठा हुआ था। चेहरे पर मामूली से ज़्यादा गंभीरता छाई हुई थी। आंखों में थकन के साथ किसी अनकहे सवाल की परछाइयाँ थीं। दरवाजे पर धीरे से किसी की आहट हुई। दरवाज़ा खुला। कुंदन साहब और 2-3 सिविल कपड़ों में अफसर के साथ अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही सबने बाकायदा सलूट किया, जबकि उसने हल्का सा सर हिलाकर जवाब दिया। ये देखकर कुंदन शर्मा ने सागर को देखते हुए बोले, मैंने कहा था ना, आप बिना सुरक्षा के कहीं नहीं आ जा सकते, लेकिन आपने फिर भी ये खतरा मोल लिया था। आज भी आप आराम से दफ्तर में बैठे हैं और आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि आपकी जान को सच में कोई खतरा है। आपका चेहरा उन लोगों के नज़रों में अब आ चुका है। हर कोई जानता है आप कौन हैं। सागर ने अपनी नज़रें सीधे कुंदन पर जमा दी और धीमे शब्दों में बोला, यहाँ तुम मुझे लेक्चर देने आए हो या मेरी बात सुनने के लिए आए हो? कुंदन शर्मा जल्दी सीधा होकर बोला, फिलहाल सर आपकी बात सुनने के लिए ही तो आया हूँ, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि हम सब आपकी सुरक्षा चाहते हैं सर। सागर ने गहरी सांस ली, दोनों हाथ पर हाथ रखे और सीधा होकर बैठा। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कुंदन, मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। आप एक काम करो, उस घटना स्थल को ट्रेस करने की कोशिश करो। कुंदन शर्मा ने बहुत जल्दी ध्यान दिया। सागर ने बात चालू रखी, और रेस्टोरेंट के सामने 4 कैमरे लगे हुए थे। जिस वक्त हमला हुआ था मैं दाईं तरफ खड़ा था। तब एक लड़की ने मुझे धक्का दिया था और मेरी जान बचाई थी। उस तरफ भी एक कैमरा लगा हुआ था। तुम उस फुटेज पूरी जांच करवाओ और उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालो, और उस शूटर को हर हाल में पकड़ना है। कुंदन शर्मा ने जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। सर, हमने पूरी जानकारी निकाली है। वे लड़की बहुत ज़्यादा साधारण और घरेलू मिजाज की लड़की है। नाम है उसका हिमानी। कॉलेज की स्टूडेंट है, 2nd ईयर में पढ़ती है। दिल्ली के पौष इलाके में रहती है। उसके अलावा उसके पिता की रोड पर कई दुकानें हैं। वह एक बिजनेसमैन है और राम गोपाल वर्मा के नाम से कई रेस्टोरेंट भी है। उस लड़की का अभी तक कहीं भी रिश्ता नहीं हुआ है और वह कॉलेज के अलावा कहीं आती जाती भी नहीं है। सागर ने हल्की सी सर को हिलाकर चेहरे पर गंभीरता सजाई। उसके चेहरे से बेकरारी छलक रही थी। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास लाओ और शूटर का सुराग जल्दी से लगवाओ। ये कहते हुए जल्दी से हाथों के इशारे से उनको जाने का इशारा किया। कुंदन बाकी अफसर खड़े हुए सल्यूट करते तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। सागर ने एक पल को आंखें बंद की, जैसे उस लड़की की तस्वीर उसके दिमाग में ताज़ा हो रही हो, जिसने किसी जज्बे के तहत अपनी परवाह किए बिना उसकी जान बचा ली थी। वह एक पल था जब हजारों दिलों से नफरत करने वाला अपना दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं पाया था। कमरे में हल्की चुप्पी छाई हुई थी। अलमारी खुली हुई थी और हिमानी की माँ आरती देवी कपड़े सही तरीके से अलमारी में रख रही थी। धूप की हल्की शुरुआत हो गई थी। पर्दे से छन छन कर कमरे में रोशनी फैल रही थी। हर चीज़ तरीके से रखी हुई थी, जैसा कि आरती देवी का नेचर था। हर चीज़ तरीके से रखा होना चाहिए। एक घरेलू और बहुत ही जिम्मेदार औरत थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। हिमानी हाँफते हुए अंदर दाखिल हुई। कदम धीमे थे और चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आरती देवी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और हल्की सी मुस्काई। बोली, क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है? मैं तो अभी रोटी बनाने जा रही थी। हिमानी कुछ कहे बिना उनके करीब आकर खड़ी हो गई। 2-3 पल बीते थे। माँ अभी अलमारी में कपड़े रख ही रही थी। फिर हिमानी धीमी आवाज़ में बोली, मम्मी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। क्या थोड़ा वक्त मिल सकता है?
आरती देवी ने एक नज़र उस पर डाली। हाथ कपड़े पर रुके लेकिन चेहरे का कोई असर नहीं बदला। हाँ कहो क्या हुआ? उनका शब्द बिल्कुल नॉर्मल था। नजरें झुकी और कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत करके बोली, वैसे पापा ने लव से शादी के लिए मना क्यों किया? कोई खास वजह? उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठकर कहा, हाँ मैंने ही मना करवा दिया था। हिमानी ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। आपने क्यों मना करवाया मम्मी? उन्होंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया था, मुझे तुम्हारी वह आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक लालची औरत है, हर बात में फ़ायदा ढूंढ लेती है और लोगों को इस्तेमाल करने की उसकी आदत है। और जहाँ तक लव की बात है, वह भी उसकी ही परछाई लगता है। माँ बेटे दोनों एक जैसे हैं। मेरा दिल तसल्ली में नहीं हो रहा था इस रिश्ते से, इसलिए मना कर दिया बेटा। हिमानी ने एक आह भरी मगर जुबान से कुछ ना निकाला। आरती देवी ने उसे देखा और ज़्यादा बोली नहीं। तुम्हें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी कजन माला या और कोई तुमसे कुछ कहे तो साफ कह देना, ये मेरे घर वालों की समस्या है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हिमानी ने हल्का सा सर हिला दिया। मम्मी, उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों में नमी और दिल में उदासी थी। वह चुप से पलटी और कमरे में बाहर निकल गई। इरादा कुछ और था, दिल की बात कहने की, माँ को अपनी पसंद बताने का, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए थे, जैसे हमेशा की तरह। आज भी वो खुद को रोक गई थी। शाम की धूप अब मध्यम पड़ चुकी थी। गली में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमां हल्के सुनहरी रंग में लिपटा हुआ था। राम गोपाल साहब के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी में से एक बड़ी हैंडसम रोबदार ब्लैक 3 पीस में हल्की सी खुशबू और चलने के अंदाज में एक खास तरह का स्टाइल और हिम्मत। दरवाजे पर किसी की आहट हुई। आरती देवी ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर मामूली सी नरमी थी, मगर सामने खड़े आदमी को देखकर वो पल भर को हैरान रह गई थी। जी कौन? उन्होंने पूछा। सामने खड़े सागर ने नरमी से मगर मजबूत शब्दों में जवाब दिया, मुझे राम गोपाल साहब से बात करनी है। मैं सागर हूँ, बिजनेसमैन, फिलिप्स कंपनी का मालिक। मेरा नाम सुना होगा आपने? आरती देवी ने बेकाबू होते बोली, जी हाँ हाँ सुना है। अंदर आ जाइए। वह जल्दी दरवाजे से हट गई और सागर को आंगन में ले आई। वह बहुत हैरान थी। सागर के लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट और हैरानी दोनों झलक रही थी। कुछ पल बाद राम गोपाल अंदर आए। उनके पीछे आरती देवी और साथ ही बरका देवी भी थी, जो थोड़ी देर पहले ही शायद वह भी राम गोपाल से मिलने के लिए आई हुई थी। बरका देवी का चेहरा अभी तक गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन सागर को देखकर उनका रंग ही उड़ गया था। सागर ने बड़े रिस्पेक्ट भरे अंदाज में खड़े होकर राम गोपाल से हाथ मिलाया था। राम गोपाल कुछ चौंक कर बोले, जी बोलिए, आपको कोई काम था? आप मेरे घर? सागर ने एक पल गहरी सांस ली और जिस काम के लिए आया था उस पर ध्यान दिया। उनकी आंखों में देखते हुए बोला, देखिए सर, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधी बात करूंगा। मैं एक मशहूर बिजनेसमैन हूँ, आप शायद जानते भी हैं। राम गोपाल जल्दी बोले, जी जी, आपको कौन नहीं जानता। मैं सच में बहुत हैरान हूँ कि आप मेरे घर आए। सागर ने उनकी बात पूरी होने से पहले आराम से बात आगे बढ़ाई। असल में मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे मालूम है ये सुनकर आप हैरान होंगे और शायद ये भी सोच रहे हो कि मेरी उम्र आपकी बेटी से 9 या 10 साल बड़ी होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ उसे खुश रखूँगा, इज्जत दूंगा और ज़िंदगी का हर सुख आराम दूंगा। आरती देवी ने मुंह खोलकर एक दूसरे की तरफ देखा। हैरानी परेशानी एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। राम गोपाल ने नजरें झुकाकर कुछ पल चुप्पी साध ली थी। बरखा देवी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था, जैसे शब्द ही साथ छोड़ गए हों। राम गोपाल ने एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली, फिर बरखा देवी के बदलते असर देखे और फिर दोबारा सागर को देखा, जैसे अब फैसला करना बाकी था। आंगन के हवा में एक बोझल चुप्पी सवार हो गई थी। सागर की बात पूरी होने से पहले बरखा देवी जैसे होश में आई। चेहरे का गुस्सा, शब्दों में कड़वाहट। जल्दी बोली, अभी तो आपने मुझे कहा था हिमानी की शादी नहीं करेंगे क्योंकि वह अभी छोटी है, पढ़ रही है। अब आप इन्हें भी मना करें अभी के अभी और निकालिए इस आदमी को यहाँ से। सागर ने जल्दी आंखें छोटी करके उन्हें देखा। चुपती शब्द में बोला, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आप क्या बोल रही हैं? अब राम गोपाल कुर्सी से थोड़ा आगे झुके और नापसंदी से बोल उठे, तमीज से बात करो, वो मेरी दोस्त की पत्नी है। सागर ने गहरी सांस लेकर खुद पर काबू रखा, फिर ठंडे शब्दों में बोला, मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ सर, लेकिन ये औरत उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बेटी मुझे पसंद है, उसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। ये औरत बीच में क्यों बोल रही है? आरती देवी ने नरमी से बात को संभालने की कोशिश की। अरे बेटा, ये आंटी है मेरी बेटी की, आप फिक्र ना करें, हम आपसे खुद बात करेंगे। मगर राम गोपाल ने हाथ उठाकर आरती देवी को चुप रहने का इशारा किया। एक सेकेंड, आपने मेरे घर आए मेहमान से जिस शब्दों में बात की है वह बर्दाश्त के लायक नहीं है। अगर आप मेरे पास रिश्ता लेने आए हैं
तो इसका मतलब है कि आप मेरे पूरे परिवार से, मेरे दोस्त यार से रिश्ता मांग रहे हैं। उनके शब्दों में अब थोड़ी सी कड़वाहट शामिल हो गई थी। नहीं देनी मुझे अपनी बेटी, चली जाइए आप यहाँ से, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की। सागर ने आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला असर लिए राम गोपाल को देखा। क्या हो गया आपको सर? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। वह बात पूरी करता इससे पहले बरका देवी फिर से बीच में बोल पड़ी थी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, जाओ यहाँ से जल्दी। सागर ने तीखी और तेज शब्दों में उनकी तरफ देखा। चुप रहिए आप, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। उसका अंदाजा सख्त गुस्से में था। बात तो पूरी होने से पहले ही राम गोपाल उठकर खड़े हो गए। आंखों में नाराजगी थी। जाओ यहाँ से, नहीं देनी मुझे अपनी बेटी आपको। अब तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरे ही घर आए मेहमान और बेटी को इस तरह से ट्रीट करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे आदमी को अपनी बेटी दूंगा? सागर कुछ पल उन सब को देखता रहा, गहरी सांस ली और फिर ठंडे शब्दों में बोला, गलती कर रहे हैं आप राम गोपाल जी। ये औरत आपको डस लेगी और जिस तरीके से आपने मेरी आवभगत की है उसका हर्जाना आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। राम गोपाल ने हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। आप जाओ यहाँ से जल्दी। सागर ने एक नज़र पूरी उस जगह पर डाली, कोई भी शब्द कहे बिना पलटा और लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे आंगन में बिल्कुल चुप्पी का तूफान छा चुका था। प्रिंसिपल ऑफिस के हवा हमेशा की तरह चुप और बिल्कुल सन्नाटे में था। सोफे पर टांग रखे काले कपड़ों में सागर बड़े तसल्ली भरे अंदाज में बैठा था। उसकी नज़रें सामने मौजूद फाइल पर थी, मगर चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। प्रिंसिपल मैडम ने सर उठाया। अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। हिमानी अंदर दाखिल हुई। वह क्रीम कलर के सूट पहने, बैग कंधे से लटकाए हुए, वह नपे तुले कदमों से चलती हुई प्रिंसिपल के चेयर तक पहुंची थी। गुड मॉर्निंग मैडम, आपने बुलाया? प्रिंसिपल ने बगैर किसी असर से हल्का सा सर हिलाया, सामने सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने नहीं, सर ने बुलाया है आपको, आपसे बात करनी है उन्हें। हिमानी ने गर्दन मोड़कर देखा तो उस पर बैठे सागर को देखकर वे एक पल को बिल्कुल सुन रह गई। चेहरे पर हैरानी का साया था, मगर खुद पर काबू पाते हुए वह पलटी। सागर गंभीर शब्दों में बोला, बैठिए मैडम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह उलझी हुई नजरों से बोली, जी सर कहिए, मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफिस है, यहाँ स्टूडेंट को बैठने की परमिशन नहीं होती। सागर ने नजरें उसकी तरफ मोड़ ली, सुकून से जवाब दिया, आप स्टूडेंट के साथ साथ अब कुछ और भी हैं, बैठ जाइए। हिमानी ने एक नज़र प्रिंसिपल को देखा, जो अब बिल्कुल चुप से फाइल में बिजी थी। वह झिझकते हुए बैठी। सागर ने सीधा उसके आंखों में देखकर कहा, कल रात में आपके पापा से मिला था। कल बहुत बेइज्जती के साथ उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि आपकी आंटी को मेरी बात नापसंद हुई थी। हिमानी का चेहरा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन मैं सीधी बात करता हूँ हिमानी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो बात पूरी करता उससे पहले कि हिमानी हड़बड़ाकर खड़ी हुई। अगर पापा ने मना कर दिया है तो फिर मेरी तरफ से भी मना है, ये कहकर वह जाने को मुड़ी, लेकिन सागर ने झिझकते हुए उसकी कलाई को थाम ली। बैठो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बिना परमिशन तुम यहाँ से जा नहीं सकती। हिमानी ने घबराकर उसे देखा। आंखों में उलझन, डर, हैरानी एक साथ सिमटाए थे। सागर नरम मगर मजबूत शब्दों में बोला, तुम्हारे पापा की पूरी जानकारी मेरे पास है। वे कभी तुम्हारी शादी नहीं करने देंगे। उसमें फैसला लेने की हिम्मत नहीं। उनके हर फैसले में कोई न कोई रुकावट होती है। वह गहरी सांस लेकर बोला, इसलिए ठीक होगा शादी करके खुद उन्हें बताओ। मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सागर ने नज़रें नीचे करके इतनी बड़ी बात बोल दी थी। खुद से की हुई पसंद की चीज़ में कभी नहीं छोड़ता। तुम मेरी पसंद हो। अब भी उसे फटी फटी नज़रों से वह देख रही थी। पल भर के लिए वह जैसे बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। सागर अभी और ज़्यादा कुछ कहने ही वाला था कि वह अचानक हिमानी डरकर बोली, दिमाग ठीक है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं? सागर के चेहरे पर एक पल को हैरानी उभरी, लेकिन उसी पल उसने पीछे रखी गन उसके सर पर तान दी। वह बिल्कुल साधारण सी लड़की थी, जल्दी से डरकर पीछे हट गई। वह कांपते शब्दों में बोली, मैडम जी। वह घबराकर प्रिंसिपल की तरफ मुड़ी, ये कौन है बताइए मुझे। प्रिंसिपल मैडम ने सर उठाया। उनके चेहरे पर अजीब सा डर सवार था। हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यह आपका और उनका पर्सनल मामला है, हमें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर हिमानी का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। वह डर की निगाहों से सागर को देखने लगी, जिसका अंदाजा अब पूरा उसे डराने के लिए ही बैठा था। बैठ जाओ, नरमी से मगर दबाव से बोला, बात पूरी होने दो। मैं पागल नहीं हूँ, मारूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं अभी ख़त्म कर दूंगा तुम्हें।
सागर साहब, आपको अंदाजा भी है आपकी बात कितनी अजीब है। वे कांपते शब्दों में बोली, पापा ने मना कर दिया तो अब क्या रह गया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे मजबूर करें। मैं मजबूर नहीं कर रहा। वे बात काट कर गंभीरता से बोला, तुम्हें एक हकीकत से मिलवा रहा हूँ। तुम्हारा बाप कभी तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से नहीं करेगा, न तुम्हारी आंटी ऐसा होने देगी। तुम इसी तरह उनके फैसले पर लटकी रह जाओगी और तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर देंगे। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इज्जत से। ना कोई दबाव है, ना जबरदस्ती। हाँ, मेरी मोहब्बत जरूर हो, क्योंकि जिस चीज़ को मैं अपनी समझ लूँ उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता के मार्केट को आग लगाकर ना जलाऊं तो अभी के अभी हाँ बोलो। बंदूक उसके कनपटी पर रखी हुई थी। उसने भीगी आंखों से उस जालिम इंसान को देखा था, फिर रोते हुए सर झुका गई थी। प्रिंसिपल ऑफिस में ही उसकी शादी तय करवा दी थी। वह ना चाहते हुए भी उस दरिंदे के हाथ लग चुकी थी। उस वक्त वह सागर उसे एक दरिंदा ही लग रहा था, जिसकी जिंदगी बचाकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी थी। वह इसलिए सीधा राम गोपाल के घर गया था। दरवाजे पर जैसे ही आहट हुई, आरती देवी ने किचन से आकर दरवाजा खोला। सामने हिमानी को देखकर एक पल को हैरान रह गई। माथे पर सिंदूर, गले में जयमाला। अरे बेटा, इस वक्त तुम कॉलेज में थी ना? ये क्या पहन रखा है और माथे पर ये क्या लगा रखा है? हिमानी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह एकदम माँ के गले लग गई। मम्मी सिर्फ इतना ही कह पाई थी, बाकी सब सिसकियों में छुप कर रह गया था। आरती देवी परेशानी से उसे थामे खड़ी रह गई। क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी हुई है? कुछ बोलो तो सही। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से दरवाजे पर मौजूद कदमों की चाप और गहरी आवाज ने उन्हें चौंका कर रख दिया था। अरे नहीं हिमानी, इस तरह रोते नहीं, मम्मी को परेशान मत करो। आरती देवी ने गर्दन घुमाकर देखा तो सागर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखते ही उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। हिमानी जल्दी से पीछे हुई, अपनी माँ के पीछे जाकर छुपी। ये क्या हो रहा है? आरती देवी की आवाज़ कांप रही थी। तभी अंदर से राम गोपाल तेज कदमों से बाहर आए। ये क्या समस्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे अपने घर में देखकर उन्हें आग लग गई थी। सागर कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए बेपरवाह अंदाज में मुस्कुराया और बोला, अरे सर, आप रिलैक्स हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ससुर जी, कोई समस्या नहीं। मैं आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ। राम गोपाल के चेहरे के असर पल भर में बदलते जा रहे थे। क्या मतलब तुम्हारा? सागर ने अपने जेब से कागज निकालकर मेज पर रखते हुए बड़े रोबदार शब्दों में बोला, मतलब बिल्कुल साफ है। हम दोनों ने शादी कर ली है। ये रहे शादी के कागज। हमने कानूनी तौर से भी शादी कर ली है और धार्मिक तरीके से भी शादी कर ली है। आरती देवी ने आंखें फाड़कर कागज की तरफ देखा। हिमानी माँ के पीछे खड़ी रही, जैसे अपनी बेटी को खुद से छुपा रही हो। राम गोपाल आगे बढ़े। सागर के कॉलर के तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जल्दी से पीछे हटा और गुस्से वाली शब्द में बोला, अरे ये गलती सोच कर भी मत करना राम गोपाल जी। मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, बहुत खतरनाक इंसान हूँ। मुझे मजबूर ना करे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती देवी ने बेटी की तरफ देखा जो सर झुकाए कांप रही थी। सागर ने एक निगाह उस पर डाली और नरमी से मगर गहरी आवाज में बोला, और तुम लड़की अपना ख्याल रखना। अब तुम सिर्फ अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं हो, मेरी धर्म पत्नी भी हो और मेरी अमानत हो, और मेरी अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह आखिरी नज़र सब पर डाले बिना दरवाजे की तरफ पलटा और धीरे से दरवाज़ा बंद करता चला गया। पीछे पूरा घर जैसे पत्थर का बन गया हो। आरती देवी शक में बैठी बेटी को देखती रही। राम गोपाल ने चुप्पी से कागज उठाकर हाथ में लिए और उसी पल हिमानी ये सब बर्दाश्त न करते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की तरफ भागे थे। एक हफ्ते के बाद रेस्टोरेंट की भीड़ में वह एक आदमी के साथ कोने में सर झुकाए बैठी थी। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहे थे। शादी को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। ये खबर अब पूरे परिवार में फैल चुकी थी। आज दोपहर से लव का फोन आया था। वह उससे बात करना चाहता है। वह समझी शायद कोई वैसी ही बात हो या अफसोस, मगर दिल बेचैन था। कुछ पल के बाद लव रेस्टोरेंट के दरवाजे पर सफ़ेद कोट पैंट में तेज कदमों से चलता हुआ उसकी मेज तक आया था। उसका हाल चाल पूछा और बैठ गया। हिमानी ने दबी आवाज़ में जवाब दिया और नज़रें झुका ली। उसको काफ़ी घबराहट हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और बिल्कुल गंभीर शब्दों में बोला, हैरानी की बात है, शादी हो गई तुम्हारी, वह भी कॉलेज में बैठकर, सबके सामने। तुमने रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? वैसे न जाने क्यों मुझे इस कहानी में झोल लगता है। हिमानी ने नज़र ऊपर उठाए और थके हुए शब्दों में बोली, उसने मेरे सर पर बंदूक रखी थी, धमकी दी थी, अगर मना किया तो पापा को मार डालेगा।
अगर कुछ भी ऐसा होता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती, इसलिए चुप से हाँ कर दी थी। मैं बंदूक के सामने मजबूर हो गई थी। लब गुस्से की हंसी के साथ बोला, ओहो, तो ये एक कुर्बानी थी। अब तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये तो अजीब बात है। हिमानी घबरा गई, कुछ कहने वाली थी कि लब ने उसका हाथ थाम लिया। वह चौंक कर पीछे हुई, लेकिन उसने बात चालू रखी। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी भी वक्त है, एक रास्ता है। हिमानी ने चुपके से उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ संबंध बना लो, हम सबको बता देंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। फिर तुम सागर से डिवोर्स ले लोगी और मुझसे शादी करोगी। मेरी माँ की भी यही इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी जो तुमने कभी चाही थी। हिमानी का चेहरा गुस्से में बदल गया था। लब आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें करके आप मेरी नज़रों में और भी गिर गए हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना इज्जत दांव पर लगा दूं। वो बड़ी हैरान होकर बोली थी। वह साधारण लड़की जरूर थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी। लब कुछ और बोलने ही वाला था कि हिमानी की आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। मुझे शर्म आती है आपको अपनी मोहब्बत कहते हुए। जो आदमी ऐसी बातें सोच सकता है वो मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकता। लव थोड़ा जल गया था। क्या गलत है इसमें? मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम भी चाहती हो, तो क्या बुराई है? तभी एक कुर्सी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और सागर चुपके से उनके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। हिमानी और लब दोनों जैसे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। पल भर के लिए हवा में घबराहट फैल गई थी। सागर ने लब के तरफ देखा। चेहरे पर वही गंभीरता थी, मगर आंखों में एक अजीब ठंडक, जैसे तूफान से पहले चुप्पी की होती है। आप लोगों की बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कुछ कहूँ? सागर की आवाज़ गूंजी। दोनों अगली सांस लेना भूल गए। सागर ने लब की तरफ देखा। चेहरे पर गुस्सा था, आवाज में जहर छुपा हुआ था। ये जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी है, ये अब मेरी पत्नी है। और सुन लो, मैं तुम्हारी तरह लालची बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी के बाप के कारोबार के लिए उसकी बेटी को इस्तेमाल करने लग जाऊँ। लब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, मगर सागर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वेरी गुड हिमानी, जो तुमने जवाब दिया है वह सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। आज तुम पर मुझे फक्र महसूस हो रहा है। और अब सागर ने लब की तरफ उंगली उठाई। यहाँ से दफा हो रहे हो या मैं गार्ड को बुलवाकर तुम्हारी अच्छी खासी खातिरदारी करवाऊं? लब का रंग एकदम सफेद पड़ गया था। वह हड़बड़ाकर कुर्सी से उठता, नजरें चुराते हुए जल्दी से वहां से निकल गया, जैसे उसे जमीन निकल गई हो या आसमान गिरा हो। वहां चुप्पी छा गई। हिमानी की आंखें नम थी, चेहरे पर उलझन, शर्मिंदगी, दुख का मिला जुला असर था। वह उसको देखते हुए बोला, ये थी आपकी मोहब्बत? कुछ पल वह चुप रही, फिर नजरें चुराते हुए बोली, मैं उसको पसंद करती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वह इतना घटिया बात करेगा। मैं यहाँ ऐसे वैसे किसी मकसद के लिए नहीं आई थी। सागर उसके तरफ देख रहा था, चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी गंभीरता थी। हिमानी, मैं जानता हूँ तुम उसे दिल से चाहती थी, इसलिए तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ आज तुमने असल चेहरा देख लिया है। और जहाँ तक संबंध की बात है, उनकी नीयत खराब थी तुम पर। मैंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। तुम्हारे पिता की मार्केट पर नज़र है उसकी। तुम बस एक मोहरा थी। हिमानी ने धीरे से सर हिलाया। आंखों से आंसू बहने लगे और चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। सागर नरम शब्दों में बोला, खैर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विदाई की तुम्हारे पापा से करना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी है तो बताओ। कोई ऐतराज तो नहीं है तुम्हें? वह कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ रोती हुई आंखों में डर और उलझन, मोहब्बत में धोखा खाई हुई थी, जैसे शब्द उसके गले में अटक चुके हों। सागर ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। वह अपनी जगह से उठा, उसके करीब आया और धीरे से बोला, चलो उठो यहाँ से। ज्यादा देर रुकना यहाँ मेरे और तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। हिमानी ने उसे देखा। आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान बिल्कुल चुप थी। उसके साथ खड़ी हो गई। कदमों में हिचकिचाहट थी, लेकिन उसके साथ चलने लगी। वह उसे लिए राम गोपाल के घर की तरफ बढ़ा था। आंगन की हवा में एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। हिमानी बिल्कुल चुप से सागर के साथ खड़ी थी। नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। सागर की आंखों में एक ठोस मोहब्बत था। वह बारी बारी अपनी उंगलियां मोड़ रहा था। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। राम गोपाल आरती देवी के साथ अंदर दाखिल हुए। हिमानी ने नजरें झुका ली, जबकि सागर ने जल्दी से उन दोनों के पैर छुए और बड़े प्यारे अंदाज में खड़ा हो गया। उसकी इस तरह की रिएक्ट देखकर उसकी आवाज़ में अजीब सा ठहराव और प्यार था। आज फिर आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ छोड़ने नहीं, एक अपील करनी है आप लोगों से। राम गोपाल के चेहरे पर नरमी और हैरानी के दोनों असर थे, लेकिन वे चुप रहे। सागर ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। आरती देवी ने जल्दी अपने पति की तरफ देखा, जबकि हिमानी के पलकें कांपने लगी थी। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ।
उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दे रहा था। मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मैं कैसे बोलूं कि आपकी बेटी से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का सुकून है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिर्फ अपनी पत्नी का साथ चाहिए। मैं वादा करता हूँ उसे कभी रोने नहीं दूंगा, कभी उस पर बोझ नहीं बनूंगा। वे और ज़्यादा कुछ कहने वाला था कि अचानक हिमानी की आवाज़ उभरी, धीमी लेकिन मजबूत। मम्मी, मैंने हमेशा आपके फैसलों पर अपना सर झुकाया। बचपन से लेकर आज तक कभी जुबान नहीं खोली। आपने जिससे मंगनी की, जिससे रिश्ता जोड़ा, सब मान लिया। लेकिन आज मैं आपसे ये खुद हाथ जोड़कर कहती हूँ कि सागर की बात को स्वीकार कर ले। मुझे मालूम है मैंने गलत आदमी पर भरोसा किया, लेकिन जब जान चुकी हूँ कि सही कौन है। वह टूटी हुई थी, उसको सहारा चाहिए था। उसके शब्द में नरमी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। राम गोपाल ने बेटी की तरफ देखा। आंखों में नरमी थी, लेकिन चेहरे सख्त थे। फिर धीरे से सागर की तरफ ध्यान दिए और गहरी आवाज में बोले, मेरी बेटी की आंखों में अगर एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे तकलीफ दी तो मैं तुम्हें खुद से भी छीन लूंगा। सागर जल्दी खड़ा हुआ, आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। अब बस मुझ पर भरोसा रखो। सर, आपने जो खजाना मेरे हवाले किया है वो मेरी ज़िंदगी है, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अमानत है। आरती देवी ने आगे बढ़कर बेटी को गले से लगा लिया। राम गोपाल ने सागर के कंधे पर हाथ रखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। अपनी बेटी के सामने माँ बाप हमेशा हार जाते हैं, और धीरे से बोले। सागर ने आगे बढ़कर बड़ी इज्जत से राम गोपाल के पैर छुए, आरती देवी के पैर छुए। हिमानी की तरफ देखकर धीरे से सर झुकाया। हिमानी ने नजरें चुरा ली, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर थी, जो सागर की मोहब्बत की गवाही दे रही थी। कभी कभी मोहब्बत का जज्बा काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ नीयत और प्यार और इज्जत ज़रूरी होती है। और जब एक लड़की गलत इंसान को छोड़कर सही आदमी का चुनाव करती है तो उसकी दुनिया ही रंगीन हो जाती है। आज उसकी कजन माला और हिमानी दोनों एक साथ विदाई थी, और बड़ी ही धूमधाम से शादी रखी गई थी, और दोनों विदा होकर अपने अपने ससुराल पहुंच गई थी। सागर अपनी पत्नी को पाकर न जाने कितना खुश था। हिमानी घूंघट गिराए उसके सेज पर बैठी हुई थी। हिमानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये घर है या कोई महल। जब धीरे धीरे सागर चलते हुए हिमानी तक पहुंचा, हिमानी के मन में बहुत घबराहट हो रही थी। उस दिन की माला की बात उसे बहुत जोरों से याद आ रही थी। आज उसकी सुहागरात थी, और उस सर्दी के मौसम में भी उसे पसीने आ रहे थे। सागर आते ही उसके सर से दुपट्टे को बड़ी प्यार से दूर हटाया, और फिर बड़ी प्यार से उसके चेहरे को ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था वह किसी फूल को छू रहा है। हिमानी का डर भी जैसे मिनटों में गायब हुआ था, और सागर के छूने से वो मदहोश होती चली गई। धीरे धीरे हिमानी के होठ पर सागर पहुंच चुका था, फिर गर्दन पर। इसी तरह आगे बढ़ता रहा। वह उसके ब्लाउज को भी अलग कर चुका था, लेकिन हिमानी भी इस प्यार में उसका पूरा साथ दे रही थी। वे दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। पूरे कमरे में उसकी आहें और सिसकियां गूंज रही थी। सागर ने उसे बिल्कुल बेकरार कर दिया था। 2 दिन के बाद वे अपने मायके आई थी। माला भी उससे मिलने के लिए आई थी। हिमानी ने उसके सुहागरात के बारे में उससे बात की। उसने कहा, मयूर भी बहुत अच्छा इंसान है। मेरी अभी तक सुहागरात नहीं हुई है, क्योंकि मेरी सुहागरात के दिन ही डेट आ गई थी, और मयूर से मैंने माफ़ी मांग ली थी। मयूर 2 दिन मुझे सिर्फ चूमता रहा और देखता रहा। आज मैं यहाँ आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मयूर का फ़ोन आया था। मैं अभी आपको लेने आ रहा हूँ, पर मैं क्या बताऊँ हिमानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हम तो कब के 2 जिस्म एक जान हो गए हैं। मुझे एक दिन भी सागर ने नहीं छोड़ा। हर रात उसने अपना हक वसूल किया है, और मैंने भी उसका पूरा साथ दिया है। वह बहुत अच्छा इंसान है, और ऐसा कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि तुम डर रही हो। जब तुम्हें मयूर पसंद है तो उसमें डरने की क्या ज़रूरत है? बस तुम मयूर का साथ देना, वे रात भी बीत जाएगी जब तुम 2 जिस्म एक जान हो जाओगी, और बहुत ही मज़ा आएगा। माला हंसने लगी थी। माला ने एक और बात कही। जो बात सागर ने कही थी वह सच साबित हुई थी। लब तुमसे कोई प्यार नहीं करता था। उसकी तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ सेटिंग है। हमारे बारात वाले दिन ही एक लड़की ने उस पर रेप केस किया था, और उस केस में वो मुजरिम साबित हुआ है। अच्छा हुआ जो तुम्हें सागर मिल गया, नहीं तो वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चीट करता। भगवान जो भी करता है हमेशा भले के लिए करता है। अगर इंसान अच्छा हो तो भगवान उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। हिमानी ने कहा, माला तुम बिल्कुल सच कहती हो। शायद भगवान ने ये जोड़ी ऊपर से बनाई है, तभी तो मैं अनजाने में सागर तक पहुंच गई। मैं इस बात को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ, ये जोड़ी ऊपर से ही बनते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।